हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ किशन सिंह राठौड़। स्वागत है एक बार फिर से आपका। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हम पढ़ रहे थे और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के 5 वीडियोस हम बना चुके हैं। 5 जो है वीडियोस आपको मिलेंगे। पुराने वाले सारे वीडियोस देख लेना, जिसने ना देखा हो हमारे चैनल जेईसी एकेडमी पे जाएंगे, वहाँ पे प्लेलिस्ट में आप देखेंगे तो प्लेलिस्ट में आपको पुराने 5 वीडियोस जो हैं दिख जाएंगे। वहाँ से आप सारा रिवीजन कर लें, सारा पढ़ाई कर लें अगर किसी ने ना देखा हो, और बाकी हम आगे चालू करते हैं। लास्ट वीडियो में फ्रेंड्स हमने पढ़ा था डिस्ट्रीब्यूटिव्स। जो डिस्ट्रीब्यूटिव्स थे ईच, एवरी, इधर, नीदर। उसके बाद देखो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के कुछ और रूल्स हम आगे बढ़ाते हैं। जैसे एक सेंटेंस देखते हैं, वर्मिन डज मच हार्म टू द क्रॉप्स। है ना, आप लोगों में से कईयों ने ये रूल भी पढ़ा होगा और ये देखा होगा। इसको अपन डिटेल में पढ़ते हैं, इसके एक्सेप्शन भी जो हो सकते हैं उन सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे ढंग से। वर्मिन डज मच हार्म टू द क्रॉप्स। देखो कई बार क्या होता है, कुछ बार हम कई चीज पढ़े हुए होते हैं पहले, तो जैसे वीडियो स्टार्ट होता है तो हमको लगता है कि यार ये चीज तो शायद मेरी पढ़ी हुई होगी, तो हम उसको जो है इग्नोर कर देते हैं, या शायद वो वीडियो देखें नहीं हम पूरा। एंड तक देखना, क्योंकि कुछ ना कुछ जरूर नया सीखने को मिलेगा आपको इस वीडियो में। जैसे हम आगे बढ़ेंगे इसके सारे एक्सेप्शन के बारे में पढ़ेंगे, तो वीडियो एंड तक जरूर देखना, ठीक है। वर्मिन डज मच हार्म टू द क्रॉप, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देखा, ये है हमारी वर्ब डज। और हम सब जानते हैं कि डज कैसा होता है दोस्तों, सिंगुलर। वर्मिन, वर्मिन इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है। अब देखो सबसे बड़ी समस्या ये हो गई सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के लिए। हम क्या जानते हैं कि सेंटेंस का सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हो तो वर्ब सिंगुलर होनी चाहिए, और सब्जेक्ट अगर प्लूरल हो तो वर्ब होनी चाहिए प्लूरल। यहां जो सब्जेक्ट है वर्मिन, वो हमको दिख रहा है सिंगुलर। कैसे अनुमान लगाया हम? क्योंकि नाउन के एंड में अगर एस और ईएस हो तो ही हम उसको सिंगुलर मानते हैं, अन्यथा हम उसको कैसे अगर एस और ईएस हो तो हम उसको प्लूरल मानते हैं, नहीं तो हम उसको कैसे मानते हैं, सिंगुलर। एस और ईएस नहीं है, इसलिए देखने में कैसा लग रहा है, ये देखने में लग रहा है फ्रेंड्स ये सिंगुलर। लेकिन यही इस शब्द की खासियत है, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो देखने में हमको सिंगुलर लगते हैं, जैसे कि वर्मिन, है ना। कुछ नाउन ऐसे हैं जो देखने में हमको लगते हैं सिंगुलर, लेकिन नेचर में फ्रेंड्स ये है प्लूरल। कैसे हैं? नेचर में ये है प्लूरल, इसलिए वर्ब इसके साथ हमेशा प्लूरल होगी, क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगी, और डज की जगह हो जाएगा डू। ये क्वेश्चन आपके एसएससी सीजीएल के प्री में आया हुआ है, 2016 या 15 एग्जैक्ट मालूम नहीं है, लेकिन आया हुआ है एसएससी सीजीएल प्री में। तो वर्मिन प्लूरल है, इसलिए वर्ब हो जाएगी प्लूरल, डज की जगह क्या लगा दी अपन ने, डू। अब ऐसे कौन कौन से नाउन हैं? देखो रूल तो ये है कि सम नाउन्स दैट सीम प्लूरल बट आर सिंगुलर इन नेचर, सीम सिंगुलर बट आर प्लूरल इन नेचर, यानी कि देखने में सिंगुलर है लेकिन नेचर में कैसे हैं, प्लूरल। तो उन सभी नाउन को हम लिख लेते हैं एक जगह। क्वेश्चन फिर से देखेंगे, बाद में लिखेंगे सभी नाउन। इनमें कैटल है एक नाउन, कैटल, पीपल, पीजेंट्री, जेंट्री, इन्फेंट्री, कैवलरी, क्लर्गी, पोल्ट्री, वर्मिन, पुलिस। ठीक है, तो ये कुछ नाउन है, ये आप नोट डाउन कर लीजिए फटाफट। कैटल, पीपल, पीजेंट्री, जेंट्री, इन्फेंट्री, कैवलरी, क्लर्गी, पोल्ट्री, वर्मिन, पुलिस। मतलब देख लेते हैं एक बार फटाफट। कैटल होता है फ्रेंड्स मवेशी,
कैटल होता है मवेशी, पीपल हम सब जानते हैं लोग, पीजेंट्री होता है जनरली किसान वर्ग, है ना, जो किसान होते हैं उन लोगों के लिए कहा जाता है। जेंट्री होता है कुलीन वर्ग, कुलीन वर्ग का मतलब है क्लास, क्लासी पीपल ग्रुप। इन्फेंट्री कहते हैं हम पैदल चलने वाले जो सैनिक होते हैं, पैदल सैनिक, ठीक। कैवलरी होता है फ्रेंड्स घुड़सवार सैनिक, है ना, जो घोड़े पे बैठ के जो सैनिक होते हैं घोड़े पे बैठे हुए उनको कहते हैं कैवलरी। क्लैरगी, क्लैरगी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु वर्शिप एट द चर्च और समवेयर एल्स रिलीजियस प्लेस। पादरी, पादरी लोग जो होते हैं उनके ईसाई जो कल्चर है उनसे रिलीजन है उससे रिलेटेड है क्लर्गी, पादरियों के समूह को कहा जाता है, पादरियों का समूह। पोल्ट्री, हम जानते हैं पोल्ट्री फार्म हमने कई बार सुना हुआ, मुर्गियों से रिलेटेड। वर्मिन होता है कीड़े, इंसेक्ट्स, स्पेशली जो फसल से रिलेटेड जो इंसेक्ट्स हैं उसको वर्मिन कहा जाएगा। और पुलिस हम सब जानते हैं। तो सबसे पहले करना क्या है, हमको रूल लिख लेना इन सभी नाउन के साथ कि ये ऐसे नाउन हैं जो देखने में तो सिंगुलर लग रहे हैं, क्योंकि इनमें से किसी के भी एंड में एस और एस नहीं है, देखने में सिंगुलर हैं लेकिन नेचर में कैसे हैं ये फ्रेंड्स, प्लूरल हैं, ठीक है। तो दीज नाउन्स सीम सिंगुलर बट आर प्लूरल इन नेचर, ये प्लूरल हैं। तो दो तीन रूल्स या दो तीन बातें इससे रिलेटेड हमको ध्यान रखनी है। क्या क्या, सबसे पहले तो इन सभी के साथ वर्ब कैसी होगी दोस्तों, बिल्कुल जाहिर सी बात है प्लूरल होगी, क्योंकि ये सारे नाउन भी कैसे हैं, प्लूरल हैं। दूसरी बात इंपॉर्टेंट जो हमको ध्यान रखनी है वो ये है, क्योंकि ये ऑलरेडी प्लूरल है इसलिए हम इसमें एस और एस नहीं जोड़ सकते। वी कैन नॉट राइट कैटल एज कैटल्स, है ना। पीपल में हम एस नहीं जोड़ सकते। मैं फिर से कह रहा हूं वीडियो एंड तक जरूर देख लेना, क्योंकि कुछ एक्सेप्शंस हैं जो मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो जनरली पीपल में एस नहीं जोड़ते हैं, पीपल्स नहीं लिखा जाता है। ऐसे इन किसी भी शब्द में हम एस और एस जोड़कर उसको प्लूरल नहीं करेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी प्लूरल है, पहली बात। दूसरी बात, क्योंकि ये प्लूरल है, वर्ब कैसी होगी इनके साथ, प्लूरल होगी। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात, हम इनसे पहले आर्टिकल ए या एन का यूज नहीं कर सकते हैं। तीनों रूल जो इन नाउन्स से रिलेटेड हैं ये आप अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। इनमें हम एस और एस नहीं जोड़ सकते, ए और एन इसलिए लिखेंगे क्योंकि ये प्लूरल है और प्लूरल से पहले आर्टिकल ए और एन का यूज बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। वी कैन नॉट राइट अ पीपल इन जनरल सर्कमस्टांस, है ना। ऑल्दो देयर आर सम एक्सेप्शनल केसेस जिनके बारे में हम थोड़ा सा बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये सारे नाउन आप लिख लीजिए, मैं इनको मिटा देता हूं और तीनों रूल नोट डाउन कर लेना। चलो अब कुछ एग्जांपल्स देखेंगे इससे रिलेटेड। द पुलिस हैज अरेस्टेड द क्रिमिनल। नेक्स्ट क्वेश्चन, the clergy was invited to the dinner, ठीक है। और एक क्वेश्चन जो हमने पहले भी देखा था, वर्मिन does much harm to the crops। ठीक है फ्रेंड्स, चलो तीनों क्वेश्चन देख लेते हैं हम फटाफट से। द पुलिस हैज अरेस्टेड द क्रिमिनल, जैसा कि हमने रूल देखा, ये है सेंटेंस में वर्ब हैज अरेस्टेड और पुलिस इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है। ऑल्दो पुलिस देखने में हमको एंड में एस और एस नहीं है तो सिंगुलर लग सकता है, पर हमेशा प्लूरल के जैसे काम करता है। सब्जेक्ट प्लूरल है इसलिए वर्ब होगी प्लूरल और हैज की जगह हो जाएगा हैव। फ्रेंड्स, इस सेंटेंस में जो क्रिमिनल लिखा हुआ है यह सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है। क्या है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है और ऑब्जेक्ट को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं ये मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं वीडियो में। प्लेलिस्ट में जाएं और पार्ट्स ऑफ सेंटेंस देखें, वहां पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में आपको दिखेगा ऑब्जेक्ट, जिसमें मैंने पूरा डिटेल में ऑब्जेक्ट पढ़ा रखा है कि क्या होता है ऑब्जेक्ट, कौन कौन बन सकता है और
कैसे हम किसी सेंटेंस के ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, तो क्रिमिनल हो गया सेंटेंस का ऑब्जेक्ट। चलो, द क्लर्गी वॉज इन्वाइटेड टू द डिनर। देखें यहाँ पर सेंटेंस का सब्जेक्ट है वॉज, सॉरी वर्ब है वॉज इन्वाइटेड, पेसिव में लिखा हुआ ये सेंटेंस। ठीक है, तो वॉज पेसिव में लिखा हुआ इसलिए इज एम आर वॉज वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। टेंशन मत लेना, अगर आपने सुना हुआ है कि इज एम आर के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आता है तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, पेसिव सेंटेंस चलेगा। सेंटेंस का सब्जेक्ट है क्लर्गी, और क्लर्गी के बारे में क्या जानते हैं हम कि ये देखने में भले सिंगुलर हो लेकिन नेचर में ये होता है प्लूरल, इसलिए इसके साथ वर्ब होगी प्लूरल। और अब हम वॉज की जगह क्या लिख देंगे फ्रेंड्स, वर लिख देंगे। एक बात और छोटी सी है, इनवाइटेड के साथ फिक्स प्रीपोजिशन टू होता है, चाहो तो अलग से नोट कर लेना है ना। विशेष परिस्थितियों में प्रीपोजिशन बदल सकता है, बाकी जनरली अगर डिनर पे बुलाया है, पार्टी पे बुलाया है, कहीं बुलाया है तो इनवाइटेड के साथ हम किसका यूज करते हैं, टू का यूज करते हैं। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्लियरली प्लूरल, वर्ब हो जाएगी प्लूरल, वॉज की जगह हम कर देंगे वर्ब। नेक्स्ट सेंटेंस ये हम कर ही चुके हैं, वर्मिन सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लूरल है, वर्ब हो जाएगी प्लूरल, डज की जगह हम कर देंगे डू। तो ये इस तरीके से ये नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछते हैं, बड़ा ही आसान है, 4-5-10 नाउन याद करने हैं आपको, ये जो प्लूरल होते हैं नेचर में। ठीक है, अब इनके एक्सेप्शन पे बात करेंगे हम। चलो, चलो एक सेंटेंस लिखते हैं, कैटल्स वर ग्रेजिंग इन द फील्ड। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए कैटल्स वर ग्रेजिंग इन द फील्ड, तो यहां आपको सेंटेंस में देखते ही पता चल गया होगा सेंटेंस में क्या एरर है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सभी ने कर लिया। कैटल एक ऐसा वर्ड है जो ऑलरेडी प्लूरल है, और जो ऑलरेडी प्लूरल है उसे एस और एस जोड़ के प्लूरल नहीं किया जा सकता है। मैं इस सेंटेंस में से एस को हटा देता हूं, यही इस सेंटेंस की एरर है। क्या है, कैटल में एस नहीं जुड़ेगा, एस हटा दिया। वर्ब प्लूरल होगी क्योंकि कैटल प्लूरल है, इसलिए वर्ब कैसी होगी, प्लूरल। तो ये एक बेसिक नियम था इसका इन नाउन्स का कि इनमें एस और एस जोड़ेंगे नहीं क्योंकि ये ऑलरेडी प्लूरल है। आप सेंटेंस देखें, मैनी पीपल्स never do any exercise चलिए सेंटेंस देखते हैं, मैनी पीपल नेवर डू एनी एक्सरसाइज। चलिए देखो सेंटेंस में क्या गलती है, मैनी पीपल, यहां पीपल का क्या मतलब है, लोग, जनरली हम व्यक्तियों की बात कर रहे हैं। तो मैनी पीपल नेवर डू एनी एक्सरसाइज, यानी कि कई व्यक्ति कोई भी प्रकार की एक्सरसाइज नहीं करते हैं, कोई भी एक्सरसाइज नहीं करते हैं। तो यहां आपको सेंटेंस में गलती पता चली गई होगी। मैनी के बाद जो है प्लूरल नाउन लिखा जाता है, लेकिन पीपल ऑलरेडी प्लूरल है, तो यहां पर एस का यूज नहीं करेंगे, और ज्यादा प्लूरल हो जाएगा जिसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। वर्ब प्लूरल यानी इसलिए हमने डू लिखा है, ये प्लूरल वर्ब का यूज होगा। लेकिन यहां एक एक्सेप्शन आता है, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए जो ये शब्द है पीपल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके साथ कुछ एक्सेप्शंस जुड़े हुए हैं। तो पीपल का सबसे पहले अपन मतलब देखें, तो पीपल फ्रेंड्स एक नाउन हुआ, और कैसा नाउन हुआ, ये प्लूरल नाउन है। ठीक है, और इसका मतलब क्या है, ऐसे ही करके आप नोट डाउन कर लेना, ऐसे कैसे, पीपल नाउन प्लूरल नाउन, कैसा नाउन है, प्लूरल। मतलब क्या होता है, व्यक्ति, जनरल सेंस में लोगों के बारे में बात करने के लिए अपन पीपल का यूज कर सकते हैं जनरली, है ना। तो ये हुआ, ये कैसा नाउन है, ये प्लूरल नाउन है, और प्लूरल नाउन है तो इसमें एस का यूज नहीं होगा। ठीक है, देखो पीपल का एक और मतलब होता है फ्रेंड्स, है ना, रेस, या हम कह सकते हैं सोसाइटी। यानी कि जब हम किसी एक नस्ल, किसी एक प्रकार, किसी एक सोसाइटी के लोगों की बात करते हैं, अगर किसी विशेष सोसाइटी, अगर पीपल का मतलब कोई रेस या सोसाइटी हो, ठीक है,
तो हम इसको सिंगुलर और प्लूरल की जैसे ट्रीट कर सकते हैं, यानी कि तब ये आपका काउंटेबल नाउन होगा। कैसा नाउन होगा? काउंटेबल नाउन। यानी कि हम आसान भाषा में ये बोल सकते हैं कि जब पीपल किसी रेस या किसी सोसाइटी, किसी विशेष सोसाइटी या रेस के लोगों की जब ये बात कर रहा होगा, तब हम इसको सिंगुलर और प्लूरल दोनों तरीके से लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? सेंटेंस देखते हैं। ठीक, जैसे मैंने सेंटेंस लिखा, द पीपल्स ऑफ एशिया should live in harmony. हार्मनी, HARMONY। हार्मनी का मतलब होता है, सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूं, इसका मतलब होता है सामंजस्य। क्या मतलब होता है? सामंजस्य, कॉपरेशन, है ना? कॉपरेशन के साथ। सेंटेंस कहना चाह रहा है कि जो एशिया के लोग हैं उन्हें आपस में सामंजस्य के साथ रहना चाहिए। तो अब इस सेंटेंस को जब देखेंगे आप, तो यहां पीपल में एस जोड़ा हुआ है हमने। तो अब कई बार क्या होता है कि जब हमने ये नियम पढ़ा कि पीपल में एस और एस नहीं जोड़ सकते और ऐसा सेंटेंस दिख जाए, तो हम जल्दी जल्दी में उसको क्या कर दें, उसको गलत मान सकते हैं। हम तुरंत इसमें से एस हटा सकते हैं। लेकिन यहां देखो हम क्या कहना चाहते हैं, पीपल्स ऑफ एशिया। एशिया, एशिया के लोग। अब एशिया में कई प्रकार की रेसेस और कई प्रकार की सोसाइटीज के लोग रहते हैं, है ना? अलग अलग रेस, अलग अलग सोसाइटी, या हम कह सकते हैं अलग अलग देश। एशिया तो कॉन्टिनेंट है, उसमें बहुत सारे अलग अलग देश हैं, बहुत सारे अलग अलग रेसेस, सोसाइटीज हैं। तो यहां पर जो बात हो रही है पीपल का मतलब जनरल सेंस में हम बात नहीं कर रहे हैं लोगों की, हम बात कर रहे हैं अलग अलग रेस और सोसाइटी के लोगों की। ऐसे में हम पीपल को पीपल्स यानी कि प्लूरल करके लिख सकते हैं। इसलिए यहां पर ये पीपल में एस जुड़ा हुआ बिल्कुल सही है। एक दो एग्जांपल से और स्पष्ट हो जाएगा। हमने लिखा द फ्रेंच आर known as a food loving people. चलो क्या लिखा अपन ने? द फ्रेंच आर नोन एज अ फूड लविंग पीपल। यहां थोड़ा सा ग्रामर है जिसको मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले फ्रेंच जो है, हमने फ्रेंच से पहले आर्टिकल द लिखा है। वैसे तो ये आर्टिकल का मुद्दा है, लेकिन क्योंकि हम यहां पर पढ़ रहे हैं इसलिए मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में एक्सप्लेन कर देता हूं। बाकी सब मैं आपको आर्टिकल टॉपिक में ही पढ़ाऊंगा। तो फ्रेंच जो शब्द है दोस्तों, ये फ्रेंच शब्द दो तरीके से काम करता है। एक तो हम सब जानते हैं कि फ्रेंच एक भाषा का नाम है, ठीक है, एक भाषा है फ्रेंच, फ्रांस में रहने वाले लोग बोलते हैं। और फ्रेंच वहां के लोगों जो होते हैं ना, फ्रांस के लोग, उनको भी कहा जाता है। तो फ्रेंच एक तरीके से हमको नागरिकता भी बताता है ना, नागरिकता भी बताता है। फ्रेंच फ्रांस में रहने वाले लोगों को भी कहा जाता है, और फ्रांस के लोगों द्वारा बोली जाने वाली लैंग्वेज को भी क्या कहा जाता है? फ्रेंच कहा जाता है। तो देखो आर्टिकल का क्या रूल है, अगर ये लैंग्वेज को बताएगा तो हम यहां पर आर्टिकल का यूज बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर फ्रेंच किसको बताए, लैंग्वेज को, आर्टिकल का यूज नहीं होगा। यहां फ्रेंच अगर नागरिकता को बताए, वहां के लोगों को, रहने वाले लोगों की बात करें, तब हमको इससे पहले आर्टिकल द का यूज करना पड़ता है, ठीक है? तो आप ऐसे का ऐसा है ना चित्र बना लेना अपनी नोटबुक में। फ्रेंच अगर भाषा को बताएगा या कोई भी शब्द अगर लैंग्वेज को बताएगा तो आर्टिकल नहीं होगा, और अगर वहां के रहने वाले लोगों की बात करेगा तो आर्टिकल द का यूज किया जाएगा। जैसे अपन बोल सकते हैं चाइनीज, जापानीज, जापान में रहने वाले लोग भी होते हैं और वहाँ की बोली जाने वाली भाषा भी है। तो उन सभी में आर्टिकल का यही नियम चलेगा। तो ये आप इसको देख लेना एक बार। चलो, तो यहाँ हमने देखा द फ्रेंच, और वर्ब हमेशा इसके साथ प्लूरल होगी, ठीक है? द जो अपन को नागरिकता बताने वाले जो शब्द हैं इनके साथ हमेशा वर्ब कैसी होगी? प्लूरल वर्ब का यूज होगा। तो यहाँ हमने लिखा आर, ठीक है, प्लूरल वर्ब हो गई, ठीक है। आर नॉन एज, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, पेसिव वॉइस लिखा हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। द फ्रेंच आर नॉन एज, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट तो क्लियर है, आर लिखा हुआ है, ठीक है। अ फूड लविंग पीपल, अब बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा सेंटेंस है, ये आर्टिकल लिखा हुआ है और ये क्या है? पीपल नाउन, ठीक। तो ये जो फूड लविंग है ये बन रहा है हमारा एडजेक्टिव। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि हमने जब लिखे थे वो सारे नाउन,
कैटल, पीपल, पीजेंट्री, जेंट्री, हमने उसके बारे में एक नियम पढ़ा था कि इनसे पहले हम आर्टिकल ए या एन का यूज बिल्कुल नहीं करते हैं। लेकिन यहां हम जनरल सेंस में लोगों की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम स्पेशल एक ग्रुप, एक सोसाइटी के लोगों की बात कर रहे हैं। और वो सोसाइटी क्या है? फ्रेंच जो सोसाइटी है, पर्टिकुलर जनरल सेंस में बात नहीं कर रहे हैं, पर्टिकुलर किसी एक सोसाइटी के लोग की बात कर रहे हैं, इसलिए हम इसको काउंटेबल मानेंगे। और तब इससे पहले आर्टिकल ए या एन का यूज बिल्कुल किया जा सकता है, इसलिए ये सेंटेंस भी बिल्कुल सही है। तो यानी कि आज के बाद याद रखें, पीपल के दो मतलब हुए। एक तो जनरल रूप में लोगों की बात कर रहे हैं, जब हम किसी भी सोसाइटी, किसी विशेष रेस, किसी विशेष देश के लोगों की बात ना करके जनरल सेंस में बात करें। हम कहते हैं कि बहुत सारे लोग आए, तो अब बहुत सारे लोग में हम ये तो कह ही नहीं रहे कि किसी विशेष सोसाइटी के हैं या कौन सी सोसाइटी के हैं, कहाँ के नहीं है। तब हम पीपल को सिंगुलर, पीपल को पीपल ही लिखेंगे, तब हम उसमें एस और एस का यूज बिल्कुल नहीं कर सकते। लेकिन जब हम बात करें किसी विशेष सोसाइटी, किसी विशेष रेस के लोगों की, तब हम उसको प्लूरल भी कर सकते हैं और ऐसे उससे पहले आर्टिकल का यूज भी कर सकते हैं। क्योंकि हमने यहाँ पर एशिया के लोगों की बात करी है, एशिया में तो अलग अलग कंट्री के, अलग अलग रेस, अलग अलग सोसाइटी के लोगों की बात है, तो प्लूरल लिखा है इसको पीपल्स। और क्योंकि यहाँ हम केवल एक ही सोसाइटी के लोगों की बात कर रहे हैं, फ्रेंच, तो हम यहाँ पर इसको सिंगुलर मानते हुए आर्टिकल ए का यूज भी कर सकते हैं। ठीक है, चलो बिल्कुल क्लियर है। आप ये दोनों एग्जाम्पल उतार लेना, ये दोनों सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। एक्सेप्शनल केस है, इसलिए थोड़ा आराम से देख लेना इनको। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो वीडियो एंड तक पूरा देख लेना, क्योंकि ऐसे ही कुछ और भी नई नई बातें आने वाली है। ठीक है, हम शायद इस रूल को पहले से बेहतर जानते थे, लेकिन एक्सेप्शनल केस हम कई बार कई जगह पढ़ना छूट जाते हैं, इसलिए कुछ भी नहीं छोड़ना है, हमको पूरा डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, चलो जैसे एक सेंटेंस और बताता हूं मैं इससे रिलेटेड। हर पीपल बिलोंग टू गुजरात ओरिजिनली। अब ये सेंटेंस देख के आपको बड़ा ही अजीब सा लग रहा होगा कि हर पीपल क्या होता है? उसके लोग हैं, उसके लोग नहीं। देखो, जब हम किसी पर्टिकुलर, किसी व्यक्ति, किसी पर्सन से रिलेटेड लोगों की बात करते हैं, तो हम उसको पीपल लिख सकते हैं। ठीक है, तब हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, हर पीपल। जैसे मुझसे रिलेटेड जो लोग हैं उनके लिए मैं यूज कर सकता हूं माय पीपल। किसी कंपनी या किसी गवर्नमेंट के या किसी कंपनी के लोग जो हैं, उसमें काम करने वाले जो एम्प्लॉयज हैं, उसके लिए मैं लिख सकता हूं इट्स पीपल। और क्योंकि ये जो लड़की है शी, उससे रिलेटेड जो लोग हैं, उसके मिलने वाले, उसके परिवार के जो लोग हैं, उसके लिए यहां पर पीपल का यूज हुआ है, इसलिए यहां पर हर पीपल का यूज भी किया जा सकता है। तो देखो, बहुत अलग अलग तरीके से पीपल का यूज हो रहा है, हमको इन तीनों चारों बातों का बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। तो जनरल सेंस में पीपल होगा, किसी रेस या सोसाइटी की बात नहीं होगी, तो वो हमेशा पीपल ही लिखा जाएगा, एस और एस नहीं जुड़ेगा। अगर किसी रेस या सोसाइटी की बात होगी तो हम उसमें एस और एस भी जोड़ सकते हैं, उससे पहले आर्टिकल ए का यूज भी कर सकते हैं। और किसी व्यक्ति से रिलेटेड लोगों की बात होगी तो हम उसको ऐसे हर पीपल, माय पीपल, ऐसे करके भी हम उसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो, पीपल। अब एक सेंटेंस देखो, पीपल के बारे में थोड़ी सी और चर्चा कर लूं मैं। दिस प्लेस इज पीपल्ड बाय मैनी ओपन माइंडेड पर्सन्स या राइटर्स। देखो, बड़ा ही अच्छा यूज है पीपल का यहां पर। ठीक है, दिस प्लेस इज पीपल्ड बाय मेनी ओपन माइंडेड राइटर्स। यहां आप सेंटेंस में देखोगे तो सेंटेंस का सब्जेक्ट तो है दिस प्लेस, ठीक, और यहां जो पीपल लिखा है, पीपल में ईडी जोड़ दिया, पीपल्ड। अब आप ये सोचेंगे कि पीपल तो नाउन होता है, तो नाउन में ईडी कैसे जोड़ दिया? तो मेरे दोस्तों, यहां पर जो पीपल है ये वर्ब के रूप में यूज हुआ है।
यहां पे जो पीपल है ये वर्ब के रूप में यूज हुआ है। दिस प्लेस इज पीपल्ड बाय मैनी ओपन माइंडेड राइटर्स। मतलब क्या होता है समझें। पीपल दोस्तों एक वर्ब भी होती है, पीपल एक वर्ब भी होती है, जिसका मतलब होता है किसी प्लेस को इनहिबिट कर लेना या किसी प्लेस पर जाकर इकट्ठे हो जाना, है ना। ट्रांजिटिव वर्ब है, सकर्मक क्रिया जिसको हम बोलते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब होती है पीपल, है ना, जिसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। हमने सेंटेंस पैसिव वॉइस में लिखा है, देखो बी के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, और जब भी इज एम आर वॉज वर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, सेंटेंस पैसिव होगा। तो यहां पर जो ये पीपल लिखा हुआ है ये वर्ब के रूप में यूज हुआ है। हम इस सेंटेंस में कहना चाहते हैं कि इस प्लेस पर, या प्लेस पीपल्ड बाय मेनी ओपन माइंडेड राइटर्स, यानी कि ओपन माइंडेड राइटर्स के द्वारा ये प्लेस जो है भर लिया गया है, या इस प्लेस पर बहुत सारे ओपन माइंडेड पीपल हैं, है ना। किसी जगह पर जाकर इकट्ठे हो जाना, किसी जगह को मतलब फिल अप विथ पर्संस, व्यक्तियों के द्वारा किसी स्थान को भरा जाना पीपल वर्ब कहलाता है। तो पीपल एक वर्ब भी है जिसका मतलब होता है किसी स्थान को भरना, किसी स्थान पर जाकर लोगों का इकट्ठा हो जाना पीपल वर्ब होती है। तो पीपल जितनी भी तरीके से यूज हो सकता है वो सारे तरीके मैंने आज आपको लिखवा दिए हैं। आप लाइन से सभी एक के बाद एक जितने भी एग्जाम्पल्स के साथ है बहुत अच्छे तरीके से समझ लेना, क्योंकि एक्सेप्शनल केसेस और सभी तरह की चीजें जो है एग्जाम में आती रहती। ठीक है, चलो ये रूल एक्सेप्शन के साथ हमारा कंप्लीट है। थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। देखो सेंटेंस, इंडिया इज स्टिल एन अंडर डेवलप्ड कंट्री। इंडिया इज स्टिल एन अंडर डेवलप्ड कंट्री। चलो सेंटेंस में सब्जेक्ट, एक और सेंटेंस लिख देता हूं मैं। इंडिया हैव वन द मैच। चलिए सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट करेंगे। सबसे पहले सेंटेंस के सब्जेक्ट और वर्ब आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ब्रेक कर लेते हैं सेंटेंस को। इस सेंटेंस में मेन वर्ब का काम कर रहा है, ठीक। सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन हुआ? इंडिया। इंडिया सेंटेंस का सब्जेक्ट है। इज स्टिल एन अंडर डेवलप्ड कंट्री। सबसे पहले मैं आपको इस सेंटेंस को और ब्रेक करके बताता हूं। ये जो अपन ने आगे लिखा हुआ है अंडर डेवलप्ड कंट्री, ये इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम करेगा। किसके काम करेगा? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, कोई अगर पहली बार ही इस क्लास से जुड़ा है या पहले के वीडियो नहीं देखें तो शायद उसको ये टर्म नहीं लग सकती कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। तो इसके लिए मैं फिर से वही बात दोहराऊंगा। प्लेलिस्ट में जाएं, उसमें पार्ट्स ऑफ सेंटेंस है, वहां पर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को बहुत डिटेल में समझाया हुआ है, तो आप वहां से सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को पढ़ सकते हैं। इज एम आर वॉज वर या लिंकिंग वर्ब के बाद जो है सेंटेंस में सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है। ये सेंटेंस का ऑब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इंडिया एक कंट्री का नाम है, सिंगुलर है, और सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होगा। बिल्कुल सही है सेंटेंस, कोई गलती नहीं है सेंटेंस में। आगे देखते हैं। सब्जेक्ट कौन है भाई? सब्जेक्ट है इंडिया। हैव वन हो गई हमारी वर्ब, हैव हेल्पिंग वर्ब, वन जो है मेन वर्ब, और ये द मैच होगा सेंटेंस का ऑब्जेक्ट, ठीक है। देखो अब इंग्लिश एक लैंग्वेज है, लैंग्वेज को पढ़ना है हमको तो बहुत ही जो है एक सर्टेन पैटर्न में पढ़ना पड़ेगा, है ना। सीक्वेंस जरूरी है बहुत ज़्यादा। तो अब जैसा कि आप कहीं देख सकते हैं कि कहीं तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लिखा हुआ है, कहीं ऑब्जेक्ट लिखा हुआ, तो ये सारी बातें आपको पता चलेगी पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में, जरूर देख लेना। चलो, जैसा कि इस सेंटेंस में हमने देखा था, सब्जेक्ट है इंडिया, सिंगुलर, वर्ब है सिंगुलर। इस सेंटेंस का सब्जेक्ट भी इंडिया है, तो वर्ब इसमें सिंगुलर होनी चाहिए, हैव की जगह हैज होना चाहिए, या हैव ही सही है। और अगर हैव सही है तो कुछ एक्सेप्शन जरूर होगा, तो याद रखें। देखो कंट्री के नाम के साथ वर्ब सिंगुलर होगी, बिल्कुल बेसिक बात है। कंट्री का नाम इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, व्हाटएवर कंट्री इट इज, सिंगुलर होती है, और इसके साथ वर्ब कैसी होती है? सिंगुलर। लेकिन यहां देखें आप ध्यान से, तो हम जो है देश की बात नहीं कर रहे हैं, यहां टीम की बात हो रही है फ्रेंड्स। किसकी बात हो रही है? टीम की, क्योंकि मैच लिखा हुआ है। मैच जीता तो मैच कौन खेल रहा है? इंडिया के जो प्लेयर्स हैं,
प्लेयर्स, या टीम हम कह सकते हैं। तो याद रखें, कंट्री के नाम रूल जो है नोट डाउन कर लेना, कंट्री के नाम के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होता है, लेकिन अगर वो कंट्री वहां के प्लेयर्स या टीम को रिप्रेजेंट करे, टीम को दर्शाए, तो वर्ब हम सिंगुलर प्लूरल दोनों यूज कर सकते हैं। इसलिए यहां हैव बिल्कुल सही है, कोई गलती नहीं है सेंटेंस में, ठीक है। जनरली प्लूरल वर्ब का यूज होता है जब कंट्री किसी टीम को रिप्रेजेंट करे, तो कंट्री का नाम अगर किसी टीम को रिप्रेजेंट करता है तो प्लूरल वर्ब इज यूज्ड, इसलिए यहां पर हमने प्लूरल वर्ब का यूज किया। और अगर टीम ना हो, देश की बात हो रही हो, तो हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। तो ये दोनों एग्जाम्पल लिख लेना और नियम जो रूल है वो भी नोट डाउन कर लेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। ऐसा ही एक और नाउन है एनिमी। हम सभी सुने हैं इस शब्द को। एनिमी एक नाउन है, और कैसा नाउन है? काउंटेबल नाउन है, ठीक है। इसका सामान्यतया जनरली प्लूरल कैसे बनता है? एनिमीज। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, इसको भी देख लो, एग्जाम में अगर आ जाए तो हमको बहुत अच्छे तरीके से इसका ध्यान होना चाहिए। सब जानते हैं एनिमी का मतलब होता है शत्रु, दुश्मन। काउंटेबल नाउन है, यानी कि गिन सकते हैं, प्लूरल कर सकते हैं। एनिमी का प्लूरल कैसे बनता है? एनिमीज करके। तो अब हम एक सेंटेंस देखते हैं। I have a lot of enemies, ठीक है। और देखते हैं हम सेंटेंस। My enemy has attacked me. चलिए सेंटेंस देखते हैं। आई हैव अ लॉट ऑफ एनिमीज। सेंटेंस का सब्जेक्ट है आई। आई के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज होता है, इसलिए हैव बिल्कुल सही है सेंटेंस में। अ लॉट ऑफ एनिमीज, अ लॉट ऑफ के बाद में नाउन जो है प्लूरल लिखा जाएगा। अगर वो किसी व्यक्ति की बात कर रहा है तो प्लूरल नाउन का यूज होगा। प्लूरल काउंटेबल नाउन का यूज होता है। तो एनिमी का प्लूरल क्या होता है? एनिमीज। तो एनिमीज लिख दिया अपन ने, यहाँ बिल्कुल सही है, सेंटेंस में कोई गलती नहीं है। अगला सेंटेंस, माई एनिमी हैज अटैक्ड मी। सेंटेंस में वर्ब, हेल्पिंग वर्ब तो हैज और मेन वर्ब है अटैक, और मी हो जाएगा इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट, ठीक है। चलो सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है? माई एनिमी। जैसा कि हम देखें यहां पर कि एनिमी एक काउंटेबल नाउन है, एनिमी सिंगुलर है और एनिमीज प्लूरल है। तो एनिमी सिंगुलर है नाउन, इसलिए इसके साथ आने वाली वर्ब कैसी होगी? सिंगुलर होगी। तो यहां सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर, सेंटेंस की वर्ब सिंगुलर, इसलिए सेंटेंस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के लिहाज से बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन एनिमी का एक बहुत विशेष यूज है जो आप सबको जानना चाहिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में, नहीं तो हमारा जो है क्वेश्चन गलत हो सकता है। क्या यूज है? देखें सेंटेंस। द एनिमी have launched an attack, या मैं ऐसे बोल सकता हूँ destroyed our launch pads। चलिए, द एनिमी हैव डिस्ट्रॉयड आवर लॉन्च पैड्स। बेहतरीन क्वेश्चन है और इसके बारे में आपने बहुत कम सुना होगा, ये मुझे पता है, इसलिए इस सेंटेंस को देख लेते हैं। द एनिमी हैव डिस्ट्रॉयड, सेंटेंस में वर्ब कौन है? हेल्पिंग वर्ब तो हैव और मेन वर्ब है डिस्ट्रॉयड वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हम जानते हैं, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर। यहाँ सब्जेक्ट कौन है? एनिमी है। सेंटेंस के सब्जेक्ट कौन है दोस्तों? एनिमी। अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट करें। अगर एनिमी सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी होनी चाहिए? सिंगुलर, और हैव की जगह क्या होना चाहिए? हैज। लेकिन ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है। अब आप सोचेंगे कि अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब प्लूरल क्यों लिखी हुई है? तो ध्यान दें, एनिमी के दो अर्थ होते हैं, एक तो शत्रु है
और एक एनिमी सेना भी होती है, ठीक है। शत्रु सेना जो है, अगर एनिमी वर्ड जनरली जैसे अपने लिए यूज हुए, तो अब मेरे लिए कोई शत्रु सेना तो है नहीं, मेरे लिए तो मेरे शत्रु हैं जो 1 2 5 आदमी होंगे, तो वो तो है एनिमी। लेकिन जब हम बात करते हैं, जब वॉर होती है या बैटल है, बड़े बड़ी सेनाएं जहाँ पर इंडल्ज हैं, तो सेनाओं की जब बात करेगा और शत्रु सेना की जब बात करेगा ये वर्ड एनिमी, तब हम इसको प्लूरल भी मान सकते हैं और वर्ब इसके साथ सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकती है, इसलिए ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। यहाँ हमको हैव की बजाय हैज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ हैज़ भी सही है और हैव भी सही है, ठीक है। कुछ लोगों ने, कुछ बड़े बड़े इंग्लिश के जो राइटर्स हैं, उन्होंने इनके साथ जो है केवल प्लूरल को सही माना है, लेकिन जनरली अगर अपन ब्रिटिश इंग्लिश की बात करें तो इसके साथ सिंगुलर और प्लूरल दोनों का यूज़ हम कर सकते हैं। कब? एज फार एज एनिमी सेना इज कंसर्न, जब सेना का सवाल हो, शत्रु सेना का जब सवाल हो, तब हम इसको सिंगुलर प्लूरल दोनों मान सकते हैं। तो आप क्या लिखेंगे? एनिमी का मतलब अगर केवल व्यक्ति हो, केवल शत्रु हो, तो ये केवल सिंगुलर लिखा जाएगा, वर्ब इसके साथ ऑलवेज सिंगुलर का यूज होगा। लेकिन अगर एनिमी डिनोट करता है सेना को, जैसा कि देश का नाम डिनोट रिप्रेजेंट करता था टीम को, तो हम उसको प्लूरल मान सकते थे। वैसे ही एनिमी के साथ भी है, अगर ये सेना को मानेगा, पूरी फोर्स को मानेगा, तब हम फोर्सेस को मानेगा, तो हम इसको प्लूरल भी मान सकते हैं, और ऐसे केस में एनिमी के साथ हैव का यूज हो सकता है, ठीक है। मैं ऐसा नहीं बोल सकता माई एनिमी हैव अटैक्ड ऑन मी या हैव अटैक्ड मी। माई एनिमी मतलब मेरा शत्रु, और मैं अकेला इंसान हूं, तो मेरे लिए कोई सेना शत्रु नहीं है, मेरे लिए शत्रु है मेरे जो जनरली जो शत्रु हैं वो। तो वहां पर मेरे को एनिमी के साथ तो सिंगुलर हैज ही लिखना पड़ेगा, लेकिन क्योंकि लॉन्च पैड लिखा हुआ है, यानी कि बड़ी सेनाएं इंडल्ज हैं, तब हम इसको शत्रु सेना मानेंगे, और सेना जब शत्रु सेना हो एनिमी, तब इसके साथ वर्ब हो सकती है प्लूरल। तो सारा डिटेल में आप लिख लीजिए, बहुत ही आपने ये कम सुनी हुई चीज़ें हैं, बहुत ही बेहतरीन हैं, और एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो चलो अब एक सेंटेंस देखें। द रिच इज द एरोगेंट। चलो सबसे पहले तो एरोगेंट के बारे में बात कर लेता हूं मैं। एरोगेंट एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है घमंडी, और रिच, द रिच इज एरोगेंट। अब यहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। ये डायरेक्ट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एरर का क्वेश्चन भी इससे बनता है, और पैसिव वॉइस में भी कई बार देखने को मिला, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ध्यान से पढ़ लें इसको। देखो, अगर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की बात है तो सबसे पहले वर्ब है हमारी इज, ठीक है, सब्जेक्ट है हमारा द रिच। अब ये जो रिच शब्द दिख रहा है, ये हमको सिंगुलर जैसा दिख रहा है, और कारण क्या है सिंगुलर जैसा दिखने का? क्योंकि हम ये मानते हैं कि किसी नाउन में, जैसे कि बॉय है, तो ये सिंगुलर है, और ये प्लूरल कब बनेगा? जब हम इसमें जोड़ दें एस या ई एस जोड़ दें। शुरुआत से अगर आप वीडियोस देखते आए हैं तो आपको ये बात जरूर पता होगी कि अगर किसी नाउन में एस और ई एस जोड़ते हैं तब वो प्लूरल होता है, और अगर एस और ई एस ना हो तो उसको हम कैसा मानते हैं? सिंगुलर। तो ऐसे ही रिच में भी हमको एस और ई एस नहीं दिख रहा है, तो हम इसको कैसा मानते हैं? हम इसको सिंगुलर मानते हैं। लेकिन अगर ये सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होगी, लेकिन ये सिंगुलर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि रिच फ्रेंड्स एक एडजेक्टिव, क्या है? एडजेक्टिव है ना, विशेषता बताता है। एडजेक्टिव हिंदी में कहते हैं विशेषण, यानी कि किसी व्यक्ति की विशेषता बताता है। हम कहते हैं ना रिच पीपल, हमने कह दिया अगर रिच पीपल, ठीक, तो इसमें पीपल क्या हुआ? पीपल तो है नाउन, और कैसे लोग हैं ये है रिच, अमीर। तो ये जो है रिच इस पीपल की विशेषता बता रहा है, इसलिए ये क्या होना चाहिए? एडजेक्टिव। तो ऐसा कोई भी शब्द जो किसी नाउन की विशेषता बताता है, उसको हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स? उसको हम कहते हैं एडजेक्टिव। तो यहां पर जो रिच है वो क्या हुआ? एडजेक्टिव। अब हमको ये समझ में आ गया है कि रिच एक एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं बनता है। हमने पहले जब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का फर्स्ट वीडियो, जो हमने सब्जेक्ट का वीडियो देखा, उसमें हमने देखा कि सब्जेक्ट कौन कौन बन सकता है। किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट बन सकता है नाउन, प्रोनाउन, या कोई भी शब्द जो नाउन की तरह कार्य करे,
या एक पूरा का पूरा सेंटेंस, जिरेंड, इन्फिनिटिव, ये सब बनते हैं सेंटेंस में सब्जेक्ट। एडजेक्टिव कभी सब्जेक्ट नहीं बनता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, एडजेक्टिव से पहले हम आर्टिकल द का यूज भी नहीं करते हैं, या किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। आर्टिकल का यूज किया जाता है नाउन के लिए। अब देखो आप, अगर ये वर्ब है तो ये हमारा सब्जेक्ट हुआ, और ये सब्जेक्ट है, तो दो बातें याद रखो। सबसे पहले तो एडजेक्टिव सब्जेक्ट ही नहीं बन सकता है, ठीक, और दूसरी बात, एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल का यूज भी नहीं हो सकता है। लेकिन हमने दोनों ही काम किए हैं। हमने रिच को सेंटेंस का सब्जेक्ट भी बनाया है, और इस रिच एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल द भी लिखा है। इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। और गड़बड़ क्या है, देखो, जब हम आर्टिकल द और उसके बाद एडजेक्टिव का यूज करते हैं, इसको अलग से नोट कर लें, द प्लस एडजेक्टिव, यानी कि अगर किसी एडजेक्टिव के लिए आर्टिकल द का यूज हो तो ये अपने आप ही प्लूरल नाउन बन जाएगा। कैसा नाउन बन जाएगा फ्रेंड्स? प्लूरल नाउन बन जाएगा। अच्छे से देख लें कि द प्लस एडजेक्टिव, यानी कि अगर किसी एडजेक्टिव के लिए द का यूज हुआ आर्टिकल का, तो ये कैसा नाउन बन जाएगा? प्लूरल नाउन। और ये पूरे ग्रुप को दर्शाता है। यानी कि अगर मैंने कहा द ऑनेस्ट, अगर मैंने क्या कहा? द ऑनेस्ट, तो यहां द ऑनेस्ट का मतलब है जितने भी ईमानदार लोग हैं उन सब की बात कर रहे हैं हम, पूरे ग्रुप को दर्शा रहे हैं, पूरे ऑनेस्ट ग्रुप को। द इंटेलिजेंट अगर मैंने लिखा, इंटेलिजेंट भी क्या है? एक एडजेक्टिव ही तो है। हमने कई बार कहा है ही इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, स्टूडेंट क्या है? नाउन है, और एडजेक्टिव कौन बन जाएगा? इंटेलिजेंट। तो इंटेलिजेंट भी क्या है? एडजेक्टिव। और अगर हमने एडजेक्टिव के लिए किसका यूज किया? आर्टिकल द, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? ये एक प्लूरल नाउन बन जाएगा। यानी कि द ऑनेस्ट भी प्लूरल नाउन है, द इंटेलिजेंट भी प्लूरल नाउन है, ये जो हमारा द रिच है ये भी कैसा है? प्लूरल नाउन है। और अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कर सकते हैं हम। अगर किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट कैसा है दोस्तों? प्लूरल है, तो उस सेंटेंस में वर्ब भी कैसी होगी? प्लूरल। और इसलिए हम इज की जगह क्या लिख देंगे? आर लिख देंगे। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, और एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया एसएससी में। बहुत आराम से देख लो, और एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं। चलिए, द ऑनेस्ट इज रिवार्डेड sooner or later। एक और देख लेते हैं सेंटेंस। The brave is always favored बाय फॉर्चून। चलो, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट करेंगे। सबसे पहले सेंटेंस को ब्रेक कर लेते हैं। सेंटेंस में वर्ब है इज रिवॉर्डेड, पैसिव फॉर्म है। अगर ये वर्ब है तो सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन हुआ? द ऑनेस्ट। और ये सब्जेक्ट कैसे पता लग रहा है, या वर्ब कैसे पता चल रही है, या ऑब्जेक्ट कैसे पता चल रहा है, या सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कैसा पता चल रहा है? तो याद रखें, मैंने ये सारा पहले ही पूरा पढ़ा चुका हूं मैं, और ये आपको प्लेलिस्ट में पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में मिल जाएंगे। तो इनको पहले अच्छे तरीके से पढ़ लें, ताकि फिर हमको सब फ्लो में अच्छे तरीके से आ जाए। ठीक है? हाँ, तो याद रखें, कोई भी नया स्टूडेंट अगर आज से या पिछले 2-3 वीडियोस से जुड़ा है, तो उनको सबसे पहले प्लेलिस्ट में जाकर पार्ट्स ऑफ सेंटेंस को पूरे पढ़ लेना चाहिए, ताकि इन सब चीज़ों में उसको कोई दिक्कत ना आए। चलिए, द ऑनेस्ट, तो यहाँ हम देख सकते हैं, जैसा कि हमने पहला पढ़ा था, ऑनेस्ट क्या होता है दोस्तों? एक एडजेक्टिव होता है, और अगर एडजेक्टिव के लिए आर्टिकल द आया है तो वो क्या हो जाएगा? प्लूरल नाउन बन जाएगा। और प्लूरल नाउन अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट है तो वर्ब मस्ट बी प्लूरल, इसलिए इसकी जगह हम क्या कर देंगे? आर। ऐसे ढेरों क्वेश्चन है जो एग्जाम में आए हैं। द ब्रेव इज ऑलवेज फेवर्ड बाय फॉर्चून। फॉर्चून का मतलब होता है भाग्य, फेवर का मतलब होता है साथ देना। ठीक है? और यहां हम देखें, सेंटेंस में ब्रेक करते हैं तो वर्ब कौन है? वर्ब है हमारे पास इज ऑलवेज फेवर्ड। फेवर्ड हमारी मेन वर्ब, और इज हमारी जो है हेल्पिंग वर्ब है। अगर ये वर्ब है तो सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन हुआ? द ब्रेव। और दोस्तों, ब्रेव क्या होता है? ब्रेव होता है सेंटेंस का, ब्रेव होता है एडजेक्टिव। क्या होता है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के लिए अगर अपन आर्टिकल द का यूज करें
तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एक प्लूरल नाउन। हम पढ़े हैं अभी थोड़ी देर पहले कि द प्लस एडजेक्टिव बिकम्स प्लूरल नाउन एंड प्लूरल वर्ब इज यूज्ड फॉर इट। अगर ये सेंटेंस में सब्जेक्ट बनता है प्लूरल नाउन बनेगा तो प्लूरल वर्ब का यूज होगा, इसलिए इसकी जगह क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। चलिए आज हम इतना ही पढ़ेंगे। आज के जो वीडियो हैं उसमें हमने क्या पढ़ा, जितनी भी नाउन या जितनी भी चीजें हमको सब्जेक्ट के रूप में सिंगुलर दिखती है लेकिन स्वभाव में, नेचर में वो सारी की सारी कैसी होती है, प्लूरल, उन सभी बातों को हमने आज पढ़ा। चाहे वो कैटल, पीपल, पीजेंट्री हो, ये सब भी देखने में सिंगुलर हैं, चाहे वो द प्लस एडजेक्टिव हो, चाहे वो कंट्री का नाम टीम को रिप्रेजेंट करे तो, चाहे वो एनिमी अगर फोर्सेस को शो करे तो जितनी भी चीज़ें हैं जो देखने में सिंगुलर लगती है लेकिन नेचर में प्लूरल होती है, उन सब के बारे में आज हमने पढ़ा। तो आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लो, रिवाइज कर लो। अगर आपको कोई डाउट या कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और आगे के वीडियोस के लिए देखते रहिए। नमस्कार।